उसका बेनिफिशियरी होगा। दिनेश जी जी, बहुत बड़े मुद्दे आपने उठा दिए कि स्ट्रेटजिक अलायंस होगा। जहाँ तक तेलंगाना की बात आपने की, मैं सहमत हूँ, लेकिन तेलंगाना के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जो अर्बन हिस्सा बहुत बड़ा है, जो हैदराबाद का है, वहाँ पर बीजेपी की पैठ मजबूत है, लेकिन एक हिस्सा जो रूरल है, इट बिहेव्स लाइक आंध्र प्रदेश, नॉट लाइक तेलंगाना, जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत समझ आती है। तो वहाँ पर बीजेपी की जो पैठ है कमजोर है, उतनी ही कमजोर है जितनी कि आंध्रा में। आंध्रा में ऑलमोस्ट 0 सीट है उनकी, मेरे ख्याल से असेंबली के अंदर, या 1 सीट है शायद उनकी बीजेपी। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चंद्रबाबू नायडू के चक्कर काटना शुरू हो गई है वहां पर, कि शायद भागते भागते कुछ और मिल जाए। उत्कर्ष जी, मैं आपके पास आता हूँ। त्रिपुरा चला गया, राहुल नजर नहीं आए। मेघालय और नागालैंड, 27 को वोटिंग है, 25 को कैंपेन खत्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 3 दिन और बचे, 4 दिन। वहां भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही। 60 में से सिर्फ 27 सीटें नागालैंड में कांग्रेस लड़ रही है, सिर्फ 27 सीटें। और यहाँ 60 में से 57 लड़ रही है शायद मेघालय में। सबसे ज्यादा वोट थे 28.5%, और 21 सीटें थी। उसके बावजूद भी कोई बिग विग अभी तक प्रचार कर रहे वहां नहीं पहुंचा, आज की डेट तक, आज शाम तक। ये जो लेड बैक एटीट्यूड है जो यहां नजर आ रहा है, मैं समझता हूँ ठीक है, कर्नाटक में स्थिति बेहतर हो जाएगी कैंपेनिंग में। वो मैं स्वामी जी की बात से सहमत हूँ कि कर्नाटक को मैं काफी टॉक शो कर चुका, मैं कर्नाटक के ऊपर, मैं कर्नाटक के ही एक्सपर्ट्स के साथ कर चुका हूँ, मैं पत्रकारों से। वहां पर कांग्रेस मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वहां भी हंग असेंबली होगी, ये भी पता लग चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है उत्कर्ष जी कि ये लेड बैक एटीट्यूड इन्हें कहां तक लेके जाएगा। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, अखिलेश यादव, ऐसा लगता है कि वो एग्रेशन नहीं दिखा पा रहे हैं जो उनको जीत की ओर लेके चला जाए। मायावती हुई ना हुई एक बराबर है। कह नहीं सकता कि स्थिति क्या होगी, लेकिन बीजेपी का जो प्रोफेशनल प्लान है 2024 के लिए, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा चुका है, वो ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है, और ये सारे लोग सो रहे हैं। क्या देर नहीं हो जाएगी? क्या इनको जाग नहीं जाना चाहिए कि 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं है? उत्कर्ष जी। नहीं, मुझे लगता है कि जागे हुए हैं। मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी बातचीत है, मैं उसके आधार पर ही बात कर रहा हूँ। और मैं जोशी जी की बात और प्रोफेसर साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, बहुत क्लियर है पिक्चर। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का, आवाज आ रही है मेरी? जी, बुलंद आवाज है जी, कहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है, और उसके पहले ईडी एक्शन में आ गई। उत्तर प्रदेश में भी यही होगा। आप अखिलेश यादव के बारे में चर्चा हुई, हमने देखा है यहाँ पे कि जब इसके पहले छोटे छोटे चुनाव हुए, उन चुनावों में किस तरह से स्टेट पावर, स्टेट मशीनरी पर्चा वापस करा रही है, दरवाजे पे बुलडोजर लगा रही है, कुर्की की नोटिस दे रही है। तो सवाल ये है कि हम लड़ ले और सारे वर्कर्स जो हैं हमारे, वो पहले ही जेल में चले जाए। दूसरी तरफ ये है कि हम उन मुद्दों पर धीरे धीरे बात करते रहे, और जो पब्लिक का एक डिस्प्रेशन तो है। आप देखिए, भी बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही थी, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी ने स्टेटमेंट दिया कि हम तो फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। लोअर सर्किट लग गया आज बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में, है ना? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं, हर जगह बहुत मुद्दे हैं। हमारे यूपी में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, शिक्षा मित्रों को लेके भी, शिक्षा मित्रों का कल बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। ये प्रदर्शन कहाँ जाएगा? और ये जो डेस्परेशन है, अब ये भी बात यहाँ होने लगी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि नौजवानों पे लाठियां चली, शिक्षा मित्रों का, ओल्ड पेंशन का, सबका बात हुआ, फिर भी बीजेपी चुनाव जीत गई। हमने ये कहा बीजेपी 58 सीटें हार गई। डेटा बताते हैं 82 सीटें ऐसी थी जिसपे वो बहुत डाइसी विक्ट्री है उसकी,
मैं मान के चलता हूँ बीजेपी दरअसल 125 से ज्यादा सीट आई, लेकिन हम मशीनरी काम कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार काम करती है। डेवलपमेंट में कर ना पाए, लेकिन सिस्टम की जब बात होती है तो डबल इंजन की सरकार काम करती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में हालात अलग है। देखिए अभी क्या होगा, मैं हमेशा कहता रहा हूं आपके शो में कि हमें इंतजार करना चाहिए अक्टूबर नवंबर का। तब तक देश के बड़े राज्यों में कई जगह चुनाव हो चुके होंगे, और ये जो जो शांति दिख रही है, बेसिकली कौन से राज्य है आप देखिए, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, जहां कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में नहीं थी, लंबे टाइम से नहीं। बिहार में वो अलायंस की थर्ड पार्टनर है, ठीक है, सेटिल है बिहार। महाराष्ट्र बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि महाविकास अघाड़ी कैसे है, वो सबके सामने है, वो टूटने नहीं जा रहा है, एटलीस्ट ये तय है। तो जब आप बीच की पट्टी को देखते हैं ना, हिंदुस्तान के कर्नाटक, तमिलनाडु इज वेरी मच क्लियर, ये स्टालिन के साथ कांग्रेस है। केरल बहुत क्लियर है, कांग्रेस है वहां ला रही है। तो ये जो चुनाव होंगे ना अभी, पर वो साउथ में तो बीजेपी है ही नहीं ना सर, केरल में और तमिलनाडु में तो बीजेपी नॉन एग्जिस्टेंट है, तो वो वहां पे ईडी वगैरह यूज करती भी नहीं है। नहीं नहीं, आप ऐसे मत देखिए, आप ये देखिए कि अगर एआईडीएमके स्ट्रांग हो जाती है बीजेपी के को अलायंस बना के, और अगर डीएमके हारती है, डीएमके अलायंस और कांग्रेस अलायंस हारता है, तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? तो बीजेपी है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। जिस तरह से एआईडीएमके की पॉलिटिक्स को हमने देखा, बीजेपी को मालूम है कि वो नहीं जा सकती, तो एआईडीएमके को कि एक धड़े को उसने खूब बढ़िया प्रोटेक्ट किया, और नतीजा ये है कि सेंटर में सपोर्ट लिया उसका। तो हर जगह आप ये मत मानिए। हाँ, केरल में इसलिए नहीं है कि वहां या तो लेफ्ट है या कांग्रेस है। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये सारे सेटलमेंट्स अपनी जगह पे सही है। हाँ, ममता बनर्जी का जहां तक सवाल है, वो एक ऐसा मामला है जहां पर कि वो कांग्रेस के साथ नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स वहां पे गड़बड़ होती है। कांग्रेस वहां लेफ्ट के साथ है और बीजेपी सामने है, तो ममता अपना स्टेक नहीं कम करेंगी, नवीन पटनायक नहीं करेंगे। लेकिन नवीन पटनायक नेशनल पॉलिटिक्स में अगर उनके रिकॉर्ड को देखिए, तो जगन रेड्डी भी नहीं करेंगे सर, जगन रेड्डी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जगन के सामने तो सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है ना। तो जो कांग्रेस के साथ ही जिसको लड़ना है सामने, वो क्यों अभी से अलायंस करने लगे? लेकिन जब अगर पिक्चर बदलती है इन असेंबली इलेक्शंस के बाद, अगर ये लगता है कि एक माहौल बन रहा है 3-4 राज्यों में अपोजिशन, इन 8 में से जो अभी जो अपोजिशन है वो कुछ चेंज कर लेती है, तो आप देखिएगा कि एक अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज बने सामने आएगी, क्योंकि तब सेंट्रल के ब्यूरोक्रेसी को भी एक मैसेज होगा कि, और आप जानते हैं, आप बहुत करीब से जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी माहौल को कैसे समझती है और कैसे एक्ट करती है। सो अगर ये माहौल बन पाया, तो आप देखिएगा कि ईडी और उसके भी जो ये अटैक्स है ना, वो इस पोटेंशियल पे नहीं होते, इस पोटेंशियल पे नहीं होते, क्योंकि फिर अंदर से, और जो कंट्राडिक्शन की बात कर रहे थे प्रोफेसर स्वामी, वो बिल्कुल सही है। बीजेपी के भीतर मैं देखता हूं, स्टेट्स को छोड़ दीजिए, मतलब योगी और मोदी की बात तो अभी किनारे करते हैं, दिल्ली में ही तो लॉबी बहुत क्लियर विजिबल है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ओल्ड गार्ड्स जो पार्टी के हैं, जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं, वो अपनी जगह हैं, और मोदी और अमित शाह का जो स्टाइल है, जो काम करने वाले जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, इस तरह के लोग, वो अभी है पावर में। लेकिन ये जो ओल्ड गार्ड्स हैं, ये बिल्कुल खामोश नहीं बैठते, और इनको ये पता है कि जब तक कमजोर नहीं, कहीं से कमजोरी दिखेगी नहीं, तब तक अटैक भी नहीं करना है। वरना इनके अपनी पार्टी में बहुत बड़ा एक इतिहास है, हिरेन पांड्या से लेके, और बाकी अगर साथ में जाइए तो प्रवीण तोगड़िया तक आपको दिखाई दे जाएंगे, सब दिखेंगे। तो वो नहीं लड़ना, इस
इस रिजीम से अगर अपोजिशन की पार्टियों को भी स्ट्रेटजाइज करना खुद को, या पार्टी के जो डिफरेंसेस जो अंदर है उनको देखना है, उनको वो तरीके नहीं अपनाने होंगे जो हमने इसके पहले देखा है, क्योंकि ये वो सरकार ही नहीं है। ये सरकार ही हमने पहली बार देखी है इस तरह से भारत के भीतर। एक बार देखी थी, लेकिन वो तब इतना ज्यादा माहौल नहीं था। इंदिरा गांधी ने कोशिश की, मुंह का बल गिरी, लेकिन अब माहौल बिल्कुल दूसरे तरीके का है, सरकार का तरीका बिल्कुल दूसरे तरीका का है। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए, कम से कम कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव तक